हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो भर भर के डिविडेंड देता है। इसका करंट शेयर प्राइस 234 रुपये के आसपास चल रहा है और 2023 में इन्होंने 101 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें से इस साल ये लगभग 51 रुपये का डिविडेंड दे भी चुके हैं। 2022 में इन्होंने 86 रुपये का डिविडेंड दिया था। अब 236 रुपये के शेयर पर 100 रुपये से भी ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करोगे। किसी भाई को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांटती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में है तो डिविडेंड अपने आप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड की। इस वीडियो में हम कंप्लीट हिस्ट्री, बिजनेस, बैलेंस शीट और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या खाली डिविडेंड देखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। वेदांता लिमिटेड की शुरुआत अनिल अग्रवाल ने की, लेकिन कहानी की शुरुआत स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन से हुई, जिसे अनिल अग्रवाल ने 1976 में शुरू किया था। ये कंपनी वायर्स बनाती थी। साथ ही अनिल अग्रवाल जी का एक कॉपर वेस्ट इकट्ठा करने का बिजनेस भी था। 10 साल तक ये बिजनेस करने के बाद इन्हें ये समझ में आया कि इनके रॉ मटेरियल कॉपर और एल्यूमिनियम है और अगर इनके प्राइस अप डाउन होते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो इन्होंने खुद ही कॉपर प्रोड्यूस करने के लिए 1993 में रिफाइनरी लगाई। इसी के साथ इन्होंने दूसरी रिफाइनरी कंपनीज को भी खरीदना स्टार्ट किया। 1995 में इन्होंने मद्रास एल्यूमिनियम को खरीदा। 2001 आते आते वेदांता ग्रुप ने हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम और इंडिया फॉयल्स लिमिटेड जैसी कंपनीज को खरीद लिया। इतने बड़े ग्रुप को संभालने के लिए अनिल अग्रवाल जी को फंड्स की जरूरत थी, लेकिन उस टाइम पर लाइसेंस राज चलता था। इससे बचने के लिए लंदन में वेदांता ग्रुप की स्थापना की गई और 2003 में वेदांता ग्रुप को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया। इसी के साथ ये भारत की पहली कंपनी बन गई जो दूसरे देश की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट थी। आज की बात करें तो वेदांता ग्रुप कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ओर, ऑयल एंड गैस और पावर जनरेट करती है। इसी के साथ भारत एल्यूमिनियम, वेदांता एल्यूमिनियम, मद्रास एल्यूमिनियम, स्टर्लिंग इंडस्ट्री, कोनकाला कॉपर माइंस ऑफ तस्मानिया, हिंदुस्तान जिंक, सीसा गोवा लिमिटेड जैसी कुल मिलाकर 10 से भी ज़्यादा कंपनीज आज वेदांता ग्रुप के अंडर काम कर रही हैं और उनमें से कुछ तो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट भी हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक। तो बिजनेस की बात करें तो वेदांता ग्रुप हमें बहुत ज़बरदस्त बिजनेस के साथ साथ वेल डाइवर्सिफाइड भी लग रहा है, लेकिन इसके चार्ट पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का नाम निशान भी नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो ज़रूर ये आपको रोलर कोस्टर राइड देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये चार्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक साल में इसने -11% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 4% का रिटर्न तथा 10 साल में ना के बराबर रिटर्न दिया है। हालांकि डिविडेंड भर भर के दिया है। सेल्स की बात करें तो सेल्स अच्छी खासी हो रही है। ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज ही हुई है। वेदांता कमोडिटी सेक्शन में काम करती है। यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं। इसका सीधा असर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ता है, जो आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रोथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार प्रॉफिट कम ही हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण कर्ज भी है। प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा भाग लोन के इंटरेस्ट में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस साल 7,129 करोड़ रुपए तो खाली लोन के इंटरेस्ट में ही चले गए हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार कम हो रहे हैं। मार्च 2022 में कंपनी के पास 65,011 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो इस साल कम होकर 39,051 करोड़ के ही बचे हैं। वहीं लोन बढ़ा जा रहा है। आज कंपनी पर 66,628 करोड़ का एक बहुत बड़ा कर्जा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 68% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है और मैं बता दूं कि प्रमोटर की पूरी होल्डिंग गिरवी है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही एफआई भी लगातार होल्डिंग कम कर रहे हैं और डीआई भी इन्हें फॉलो कर रहा है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर आप और मेरे जैसे सीना तान कर आगे बढ़ रहे हैं। रिटेल लगातार बाइंग कर रहा है। तो अब हमने कंपनी का बिजनेस, बैलेंस शीट और मैनेजमेंट को देख लिया। बिजनेस को छोड़कर ना तो बैलेंस शीट और ना ही प्रमोटर में पॉजिटिविटी नजर आ रही है। इसी के साथ और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सभी को पता है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट से पंगा लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। पर शायद वेदांता को ये बात समझ नहीं आ रही है। तो बात कुछ ऐसी है, अभी आपको पता ही चल गया होगा कि वेदांता पर बहुत ज़्यादा लोन का बर्डन है। तो कोई भी कंपनी लोन कम करने की कोशिश तो करेगी ही। वेदांता ने भी कुछ ऐसा ही किया। वेदांता की एक अफ्रीका बेस्ड माइनिंग कंपनी जिंक इंटरनेशनल को बेचने का फैसला किया गया। अब अगर कोई बाहर का आदमी कंपनी खरीदे तो वो इसे इतने पैसे नहीं देगा। तो वेदांता ग्रुप ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना जिंक इंटरनेशनल को हिंदुस्तान जिंक को बेच दिया जाए। अब हिंदुस्तान जिंक में लगभग 65% की होल्डिंग तो वेदांता ग्रुप की ही थी, तो ये खुद का माल चिपका सकते थे और अच्छे दाम पर। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई।
मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की लगभग 29% की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में, और जैसे ही ये खबर आई तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर प्राइस गिर गया। गवर्नमेंट का प्लान अपने स्टेक को कम करना था, इसलिए उन्हें अब उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी वैल्यू पहले मिल रही थी, तो गवर्नमेंट ने भी इस डील का अपोज किया। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो अब बात यह है कि हम इसमें पैसे लगाएं या नहीं। तो सीधी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे हम सिर्फ डिविडेंड इनकम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही वेदांता आपको 2-3 साल में शेयर प्राइस के बराबर तो डिविडेंड ही दे देगा। बात यह है कि आप इसे ले सकते हैं, पर अभी नहीं। मेरे हिसाब से 150 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आप इसमें खरीद कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं डिविडेंड इनकम के लिए। अभी ये 234 रुपये के आसपास चल रहा है। कुछ भाई बोलेंगे कि ये 150 रुपये तक जाएगा ही नहीं, तो मेरा जवाब ये है कि नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम और कहीं से रिटर्न कमा लेंगे। पर अगर आप इस शेयर प्राइस पर डिविडेंड के चक्कर में घुस जाओगे तो आप लंबे समय तक रोते रहोगे। ऐसी कंपनीज को जब लेना चाहिए जब और ज़्यादा गिरने को कुछ बचा ना हो। जब ये 100-120 रुपये तक आ जाए और बिल्कुल ही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और बोले कि अब तो ले लो और कितना गिरूं मैं, तब ये अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे इसमें लगाओ। माना बात थोड़ी मजाक की है, पर रियलिटी तो यही है। स्टॉक आ जाएगा 100 पर भी, लेकिन उस टाइम पर पैसे होने चाहिए स्टॉक लेने के लिए। बढ़ते हुए स्टॉक को कोई भी खरीद सकता है, पर अगर आप इतना नीचे गिर जाने के बाद इसे खरीदोगे तो ही आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन पाओगे। साथ ही अगर ये स्टॉक इतना नीचे गिर जाए तो बहुत बड़ा रीजन नहीं होना चाहिए इतना गिरने का। वैसे भी मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो अभी के लिए इस स्टॉक में वेट एंड वॉच। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।